इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बैगर्स या फिर ऑर्फन्स को बिना उनकी इजाजत के उठा के ले जाके बंद कर दिया जाए और उनके साथ फिर क्रिमिनल से भी बदतर व्यवहार किया जाए। ये कहानी है साउथ कोरिया के द ब्रदर्स होम की, जो वादा तो करती थी एक वेलफेयर होम होने का, बट अंदर की सच्चाई एक लिविंग हेल से कम नहीं। ये साल है 1975 जब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रोथ कर रही थी। इस ही इकोनॉमिक ग्रोथ में एक पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक प्लान लाती है सड़कों को साफ करने का। मतलब सरकार की तरफ से ऑर्डर था कि सड़कों पर से किसी भी होमलेस, ऑर्फन, गरीब या फिर किसी भी प्रकार के उस व्यक्ति को हटा दिया जाए जो वहाँ फिट नहीं बैठता। उसको एक तरीके से सरकार ने उस पूरे देश के लिए एक थ्रेट बता दिया गया था और कई सारे बच्चों को, भिखारियों को और कई सारे ऐसे इनोसेंट लोगों को वहाँ से उठाकर उन फैसिलिटीज में ले जाया गया, जिसकी सच्चाई कुछ और ही थी। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत जो लोगों को उन फैसिलिटीज में बंद कर दिया जाता था, कहने को तो वो रिहैब्स थे या फिर वेलफेयर होम थे, जो लोगों को एक बेहतर जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं या फिर हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपनी डे टू डे लाइफ को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। बट द ब्रदर्स होम की कहानी कुछ और थी। वहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज थी, जिनमें से एक था द ब्रदर्स होम, अ सो कॉल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन बुसान। पर रिहेबिलिटेशन की जगह बिकम वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग स्कैंडल्स इन कोरियन हिस्ट्री। The Brother Homes was founded by a man named Park In-kyung, जो कि वादा करता था फैसिलिटी को बहुत ही सेफली चलाने का, सेफ एज हेवन अगर उसकी वर्ड में कहा जाए तो। उसको एक फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता था, मतलब एक जन सेवक, एक समाज सेवक जो कि गरीबों की बहुत मदद करता था, उनको हेल्प करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स रन करता था। एंड इवन जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट थी वो उसे फंड करती थी ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को, अपनी फैसिलिटीज को, अपनी इंस्टीट्यूशन को और अच्छे से चला सके। बट वॉट हैपेंस बिहाइंड दोज क्लोज वार वॉज जस्ट अ लिविंग नाइटमेयर। अब साल था 1981 जब प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही की गवर्नमेंट उनकी फंडिंग को और बढ़ा देती है, जिस वजह से ईयर 1986 आने तक वहाँ पे इनमेट्स की संख्या 4000 से भी ज़्यादा हो जाती है। अब वो लोग कोई क्रिमिनल्स या फिर उनमें से सभी लोग ड्रगीज नहीं थे, उनमें से कई सारे बच्चे, कई सारे बूढ़े, डिसेबल्ड पीपल एंड गरीब लोग थे, जिनको बस वहाँ पे उठा के लाया जा चुका था विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी ट्रायल एंड विदाउट एनी होप। अब एक बार जब उन फैसिलिटीज के अंदर कोई आ जाता है तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे कि फोर्स लेबर, कहा जाता है कि जो ओनर था उस फैसिलिटी का, पार्क इन क्यू, वो उन लोगों से फोर्स लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग कराता था फैक्ट्री में, फिर उन चीजों को वो प्रॉफिट में बेच के अपना बिजनेस चलाता था। साथ ही उन फैसिलिटीज में बीटिंग एंड टॉर्चरिंग वॉज वेरी कॉमन। गार्ड्स का जिसको मन करता था उसको मारते थे, पनिशमेंट देते थे अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, और साथ ही जो बच्चे और जो महिलाएं थी उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था। एंड द एंड वाज डेथ। 500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से कई सारे लोग मारे गए टॉर्चर की वजह से, कई सारे बच्चे मारे गए माल न्यूट्रिशन की वजह से, एंड कितने सारे लोग मारे गए अनट्रीटेड इलनेस की वजह से। और उन लोगों की बॉडीज को बस इस तरीके से बरी कर दिया गया बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी उनके ऊपर कोई निशानी लगाए, जिससे उनके परिवार कभी भी उनका पता ना लगा पाए। द ब्रदर्स होम्स अपने प्रॉफिट बढ़ाता गया, उसका ये खेल सालों साल चलता गया, क्योंकि वो एक करप्ट गवर्नमेंट के रेडार में था, जिनको कोई मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। द अल्टीमेट फोकस ऑफ दैट गवर्नमेंट कि उनकी सड़कें साफ हो रही हैं। एंड साथ ही पार्क एंड क्यू की वो समाज सेवक की इमेज उसे हमेशा एक क्लीन चिट देती रही। उस समय की मीडिया ने भी उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए, क्योंकि उन सबको लगता था कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ये कई सारे वेलफेयर होम चलाता है, लोगों की हेल्प करता है। बट सच्चाई ऐसी नहीं थी। द सो कॉल्ड वेलफेयर सेंटर, इट वॉज नॉट जस्ट अ रेगुलर वेलफेयर सेंटर। जो उसके अंदर हो रहा था इतने सारे लोगों के साथ जिनका कोई कसूर नहीं है, दे वर ऑल इनोसेंट एंड दे वर जस्ट बीइंग ड्रैग्ड फ्रॉम द स्ट्रीट बिकॉज दे वांट द स्ट्रीट क्लीन। एंड कोई इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए उनको इंसानियत के परे जस्ट टॉर्चर करता गया, उनका यूज करता गया। कुछ रिपोर्टों ने बाद में ये भी बताया कि जो पुलिस उन लोगों को लाती थी उन डिटेंशन
कैंप में, उन फैसिलिटीज में उनको एक कोटा दिया जाता था, और जब वो कोटे को मैच नहीं कर पाते थे, वो किसी को भी उठा के अपने कोटे को मैच करने के लिए किसी को भी उठा के बस कैंप में ले जाके भर्ती कर देते थे, और उसके बाद उनके साथ क्या होता है उसके बारे में किसी को नहीं पता। और वो लोग मोस्टली ऐसे लोग होते थे जो उन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी वीक फाइनेंशियली, सो दे वर ऑल अवेयर कि अगर हम इन लोगों को ले जाएंगे ये हमसे नहीं लड़ सकते। अब साल आता है 1987 जब एक विसल ब्लोअर जिसका नाम था किम योंग वोंग, वो एक सच्चाई को सामने लाता है, और किम ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक इन्वेस्टिगेशन को करता है, और जब वो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक के सामने आती है तो एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच होता है जिस वजह से उस ब्रदर्स होम को बंद कर दिया जाता है। पर क्या ये उन सभी लोगों के लिए एक जस्टिस था कि उस ब्रदर होम का बंद हो जाना, क्योंकि अभी तक जस्टिस काफी दूर था। पार्क किन क्यू हु वाज द मेन मैन बिहाइंड ऑल दिस ट्रेजेडी, उसको सिर्फ 2.5 साल की सजा मिलती है। ये एक तमाचा होता है उस दशकों की क्रुएलिटी एंड टॉर्चर के ऊपर, जो अब्यूज और जो सफरिंग उन लोगों ने उस फैसिलिटी के अंदर झेली, उसकी सजा सिर्फ 2.5 साल नहीं थी। कई विक्टिम अभी भी ऐसे हैं जिनको ना ही कोई कंपनसेशन मिला और ना ही कोई पहचान इस दिल दहलाने वाले समय के बदले। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अगर पावर किसी रॉन्ग इंसान के हाथों में आ जाए तो वो कैसे जिंदगी को, कैसे एक जिंदा इंसान को डीह्यूमनाइज कर सकता है, और उसके बाद ये बस एक इतिहास का हिस्सा बन के रह जाता है जिसे साउथ कोरिया अभी भी पूरी तरह से मानने के लिए असमर्थ है। एंड ऐसे ही स्क्विड गेम जैसी कई सारी सीरीज दिखाती हैं कि कैसे लोग अंडर प्रिविलेज लोगों का फायदा उठाते हैं या उनके डेस्परेशन के साथ खेलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। So this was my first episode of World Worst Human Right Violation, and अगले एपिसोड के लिए do subscribe to my channel and leave a comment below.